गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण पाठ 13 समास का चैप्टर समझेंगे और पढ़ेंगे। बच्चों, वीर सैनिक देशभक्ति से भरे हुए हैं। जीवन का प्रतिपल देशार्पण कर युद्ध क्षेत्र में डटे रहना इनके जीवन का उद्देश्य है। हम देशवासी चैन की नींद सो सकें, इसके लिए सीमा पर ये जागते हैं। देश के लिए भक्ति बच्चों, देशभक्ति, देश के लिए अर्पण, देशार्पण, युद्ध के लिए क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, देश का वासी, देशवासी। बच्चों, शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। बच्चों, आगे देखिए, शब्द का समासिक अर्थ है मेल, जोड़ना या मिलाना। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। बच्चों, समास बनाते समय हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। क्या समास प्रक्रिया में शब्द समूह संक्षिप्त हो जाता है? समास प्रक्रिया में विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। आवश्यकता अनुसार तथा संधि के नियमों के आधार पर संधि भी होती है। उदाहरण देखिए, देश, अर्पण, देशार्पण, इसमें बच्चों दीर्घ संधि है। बच्चों, समास में दो पदों में से एक शब्द बनता है, अतः पहला पद पूर्व पद तथा दूसरा पद जो है वो उत्तर पद कहलाता है। बच्चों, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम समास कहते हैं। अभी तक बच्चों आपने जाना कि हम समास किसे कहते हैं, यानी दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। बच्चों, समास प्रक्रिया में शब्द का निर्माण कैसे कैसे होता है ये हम जानने का प्रयास करते हैं। तत्सम शब्दों में तत्सम शब्दों को जोड़कर बनने वाले समास हैं राष्ट्र के पिता, राष्ट्रपिता। तद्भव शब्दों में तद्भव शब्दों को जोड़कर बनने वाले समास हैं घोड़े पर सवार, घुड़सवार। विदेशी शब्दों में विदेशी शब्दों से बनने वाले समास हैं जेब के लिए खर्च, जेब खर्च। हिंदी में ऐसे समस्त शब्द भी मिलते हैं जो दो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों के मेल से बने हैं। जैसे विदेशी में तत्सम शब्दों को जोड़कर नया शब्द बना जिलाधीश। तद्भव और विदेशी शब्दों को जोड़कर नया शब्द बना डाकखाना। तत्सम और तद्भव शब्दों को जोड़कर नया शब्द बना हथघड़ी। विदेशी और तद्भव शब्दों को जोड़कर नया शब्द बना पॉकेटमार। बच्चों, आपने जाना और समझा कि हिंदी हमारी जो है वो समृद्धशाली भाषा है और इस भाषा में शब्द भंडार जो है वो असीमित है। तो आपने समझा। अब आते हैं समस्त पद किस प्रकार से बनता है। शब्द समूह को संक्षिप्त कर नया शब्द बनता है और यही शब्द जो है वो समस्त पद या समासिक पद कहलाता है। उदाहरण देखिए, पेट भरकर को भर पेट हम समस्त पद या समासिक पद कहेंगे। आगे देखिए बच्चों, समास विग्रह। समास विग्रह समस्त पद या समासिक पद को तोड़कर पुनः उसकी पूर्व स्थिति में लिखना ही समास विग्रह कहलाता है। इसका उदाहरण देखिए, मालगाड़ी। बच्चों, ये समस्त पद है और इसका विग्रह करेंगे हम, समास के विग्रह करेंगे तो आएगा माल के लिए गाड़ी। बच्चों, यहाँ तक हमने पढ़ा और समझा समास के बारे में। आगे देखिए बच्चों, समास जो है पद के आधार पर समास के चार भेद हैं। कौन कौन से? पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है बच्चों वो तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय समास होता है। जिसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है बच्चों वो द्वंद्व समास है। और जिसमें ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, वो किसी तीसरे पद की ओर या अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, वो हमारा बहुब्रीहि समास है। बच्चों, पद के आधार पर हमने समास के चार भेदों के बारे में जाना, पर हमारी पुस्तक में समास के 6 भेद दे रखे हैं। आइए जानते हैं समास के वो कौन से 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है कर्मधारय समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठा है बहुब्रीहि समास। बच्चों, इनको विस्तार से जानते और समझते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं
अव्ययी भाव समास। बच्चों, जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव का अर्थ होता है अव्यय बन जाना। इसमें पहला पद अव्यय होता है और जिस शब्द के साथ जुड़ता है उसे भी अविकारी शब्द बना देता है। बच्चों, इसमें एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि कभी कभी इसमें अव्यय में पुनरुक्त शब्दों का भी प्रवेश हो जाता है और पुनरुक्त शब्दों से भी नए शब्द बन जाते हैं। इनको हम अव्ययी भाव समासी कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, गांव गांव यानी प्रत्येक गांव, तो ये अव्ययी भाव समास का काम करेगा। इसी प्रकार से बच्चों उदाहरण देखिए, आजीवन। आ जो है अव्यय है बच्चों, उसने समस्त पद को अविकारी बना दिया। इसका समास विग्रह होगा जीवन भर। यथा विधि, यथा अव्यय है बच्चों, इसने समस्त पद को जो है अव्यय बना दिया और इसका विग्रह होगा विधि के अनुसार। आमरण यानी मरण तक, प्रत्येक, प्रति एक और एक एक, ये इसका समास विग्रह था बच्चों। आइए अब हम जानते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। बच्चों, तत्पुरुष समास जो है उत्तर पद इसका प्रधान होता है तथा पूर्व पद इसका गौण होता है। प्राय उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। हम उदाहरण के रूप में देखेंगे, ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ। इसमें बच्चों जो पूर्व पद है वो क्या है, गौण है, और जो उत्तर पद है उसकी प्रधानता है, यानी ग्राम को गया हुआ की प्रधानता है। बच्चों, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, आइए जानते हैं। पहला है कर्म तत्पुरुष समास। बच्चों, दूसरा है कर्ण तत्पुरुष समास। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा है आपादान तत्पुरुष समास। पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास और छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। बच्चों, अब हम विस्तार से जानते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। प्राय उत्तर पद विशेष्य और पूर्व पद विशेषण होता है। बच्चों, इसका एक उदाहरण देखिए, परलोक गमन, परलोक को गमन। बच्चों, यहाँ पर जो है इसका विग्रह करने पर जो को विभक्ति है उसका लोप हो जाएगा। तत्पुरुष समास में विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इसका एक और उदाहरण देखिए बच्चों, दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। बच्चों, इसमें में डूबा हुआ शब्द का लोप हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, सिर्फ दही बड़ा। बच्चों, कई बार हमें परसर्ग में विभक्ति चिन्ह नहीं दिए हुए होते, उनका लोप होता है, हमें ये विग्रह करके पहचानना पड़ता है इसमें तत्पुरुष समास की कौन सी विभक्ति चिन्ह आएंगी। आगे देखिए बच्चों, पहला भेद है तत्पुरुष समास का कर्म तत्पुरुष समास। कारक का दूसरा भेद कर्म कारक, कर्म का विभक्ति चिन्ह बच्चों को होता है। कर्म तत्पुरुष समास की रचना में इस को विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। बच्चों, उदाहरण देखिए, ग्राम को गत यानी ग्रामगत, वन को गमन यानी वनगमन, जन को प्रिय यानी जनप्रिय। आपने देखा बच्चों, इन शब्दांश में जो को विभक्ति चिन्ह है उनका समस्त पद बनाते समय विभक्ति चिन्ह जो है उसका लोप हो गया। क्या हो गया बच्चों, उसका लोप हो गया। दूसरा भेद है बच्चों कर्ण तत्पुरुष समास। इसमें कर्ण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। बच्चों, कर्ण तत्पुरुष हमेशा साधन के रूप में प्रयोग में आता है। कर्ण तत्पुरुष समास में से और के द्वारा विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। बच्चों, समास का विग्रह देखिए, रेखा से अंकित, रेखांकित, भय से आकुल, भयाकुल, तुलसी द्वारा कृत, तुलसीकृत। बच्चों, आपने इसमें जाना से और द्वारा विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है बच्चों इसमें। आगे देखिए, हमारा तीसरा समास कहलाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास।
बच्चों इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। बच्चों इसमें एक और विभक्ति हमको को भी शामिल करते हैं, क्योंकि ये हमेशा देने के भाव में प्रयोग में लाई जाती है। बच्चों इसके उदाहरण देखिए। देश के लिए भक्ति यानी समस्त पद है देशभक्ति। प्रयोग के लिए शाला, समस्त पद है प्रयोगशाला। आपने देखा बच्चों यहाँ पर के लिए जो विभक्ति चिन्ह है उनका यहाँ पर लोप हो गया। क्या हो गया बच्चों? उनका लोप हो गया। इसके बाद हम देखेंगे बच्चों आपादान तत्पुरुष समास। ये समास तत्पुरुष समास का चौथा भेद है। आपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से होता है बच्चों। समास के पूर्व पद में यदि अलगाव भाव, अलग होने का भाव हो तो वहाँ आपादान तत्पुरुष समास होता है और विभक्ति से लुप्त हो जाती है। बच्चों यहाँ केवल हमें अलगाव के भाव को ही नहीं देखना चाहिए, इसके साथ साथ हमें तुलना, डर, बचाव, दूरी, सीखने का भाव भी देखना चाहिए। ये आपादान तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आते हैं। बच्चों इसमें जो विभक्ति चिन्ह है वो से लगती है और इस विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। उदाहरण देखिए। रोग से मुक्त, रोग मुक्त। गुण से हीन, गुणहीन। धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट। बच्चों आपने देखा इसमें जो से विभक्ति चिन्ह लगा है उसका लोप हो गया है। क्या हो गया? वो लोप हो गया। आगे देखिए बच्चों संबंध तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का पांचवा भेद है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह बच्चों का के की है। जब पूर्व पद में का के की का लोप हो तो वहाँ हमें संबंध तत्पुरुष समास समझना चाहिए। बच्चों इसका समास विग्रह देखिए। भारत का रत्न, भारत रत्न। आज्ञा के अनुसार, समस्त पद बनेगा बच्चों आज्ञा अनुसार। यहाँ पर बच्चों हमने देखा और जाना का और के विभक्ति चिन्ह का लोप हो गया। बच्चों यहाँ तक आपने समझा। छठा भेद जानिए अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास का छठा भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह बच्चों में और पर होता है। जब पूर्व पद में इन चिन्हों का लोप हो जाता है तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। बच्चों कई बार हमें काल, समय और स्थान के बारे में अगर जानकारी मिले तो वो भी अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। आइए बच्चों इसका उदाहरण देखते हैं। आप पर बीती, आप बीती। लोक में प्रिय, लोकप्रिय। बच्चों हमने यहाँ तक समझा और जाना तत्पुरुष समास के भेद। इसके आगे भी बच्चों हमारे तत्पुरुष समास के दो भेद और हैं। बच्चों कैसे? न्य तत्पुरुष समास निषेध या अभाव के अर्थ में किसी शब्द से पूर्व ए या अन लगाने से जो समास बनता है उसे हम न्य तत्पुरुष समास कहते हैं। नहीं जो धर्म यानी अधर्म, अधर्म को हम क्या कहेंगे यहाँ पर? नहीं जो धर्म। ऐसे ही बच्चों अनर्थ को हम कहेंगे नहीं जो अर्थ। इसी प्रकार से बच्चों नालायक को कहेंगे नहीं जो लायक। हमने समझा। इसका एक और भेद है बच्चों अलुक तत्पुरुष समास। बच्चों अलुक तत्पुरुष समास में पहले पद की विभक्ति का लोप नहीं होता, उसे हम अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण देखिए। वाचस्पति, वाणी का पति। मनसीज, मन में उत्पन्न। बच्चों यहाँ तक हमने तत्पुरुष समास के भेदों के बारे में जाना और समझा। कर्मधारय समास में बच्चों
पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है, अथवा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय और उपमान का संबंध होता है। पूर्व पद क्या होता है बच्चों? विशेषण, तथा उत्तर पद जो है वो विशेष्य का काम करता है या फिर उपमेय और उपमान का काम करता है। तो इसके उदाहरण देखेंगे हम। नील कमल, जो नील है बच्चों वो विशेषण है और कमल जो है वो विशेष्य है। नीला है जो कमल। महात्मा, महा प्लस में आत्मा, ये महा जो है बच्चों वो विशेषण है और आत्मा जो है वो विशेष्य है। इसी प्रकार से है बच्चों अगला शब्द पुरुषोत्तम। पुरुष प्लस में उत्तम, पुरुषोत्तम शब्द बना। बच्चों इसी के उदाहरण हम समझेंगे। उपमान और उपमेय। उपमान और उपमेय बच्चों, राजीव नयन, विग्रह बनेगा कमल जैसे नयन। इसी प्रकार से विद्याधन, विद्या रूपी धन। मुख चंद्र, चंद्र मुख कहते हैं बच्चों, चंद्र सा मुख। आपने देखा इसके कुछ उदाहरण हम और देखेंगे, क्योंकि इसकी एक और भी पहचान है बच्चों। इसकी क्या पहचान है कि विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य में हैं जो शब्द या के समान रूपी शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है बच्चों। जैसे कि उदाहरण देखिए, चरण कमल, कमल के समान चरण। महान है जो पुरुष, महापुरुष। नीला है जो कंठ, नीलकंठ। तो बच्चों हमने जाना विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान के साथ हैं जो के समान और रूपी शब्दों का भी कर्मधारय समास में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद बच्चों हम जानेंगे समास का चौथा भेद। देखिए बच्चों, द्विगु समास। द्विगु समास जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है, जैसे दोपहर, दो पहरों का समूह। त्रिलोक, तीन लोकों का समाहार। नवरात्र, नौ रात्रियों का समूह। तो बच्चों हमने जाना और समझा कि इसके पूर्व पद जो है वो संख्यावाची होते हैं, इसमें समूह या समाहार शब्द का ज्ञान होता है। इसके बाद बच्चों हम पांचवा भेद जानेंगे, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जो है बच्चों, इस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं और विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। और इनका समास समस्त पद बनाते समय इनका लोप हो जाता है बच्चों। कैसे लोप हो जाता है? देखिए, पाप और पुण्य क्या बन जाएगा? पाप पुण्य। नर और नारी क्या बन जाएगा? नर नारी। राजा और प्रजा क्या बन जाएगा? राजा प्रजा। बच्चों इसको हम एक और पहचान से भी जान सकते हैं, क्या कि इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया हुआ होता है और जिसके कारण इसको हम दूर से ही पहचान लेते हैं कि ये द्वंद्व समास की बात की जा रही है। बच्चों इसके बाद आता है हमारा छठा भेद, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, इसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण देखिए बेटा, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। बच्चों यहाँ पर ना तो ये नीले की बात कर रहा है ना ही कंठ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये तो शिव की बात कर रहा है। यहाँ पर दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद यानी शिव का संकेत किया है, इसलिए यह बहुब्रीहि समास है। और उदाहरण देखते हैं बच्चों, दशानन। यहाँ है 10 है आनंद जिसके यानी रावण। यहाँ पर ना दश की बात की जा रही है ना आनंद की बात की जा रही है। आनंद माने मुख, यहाँ पर मुंह की भी बात नहीं की जा रही और 10 की भी बात नहीं की जा रही है। किसकी बात की जा रही है बच्चों? रावण की बात की जा रही है, यानी तीसरे यानी अन्य पद की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम समझेंगे ये बहुब्रीहि समास है। इसी प्रकार से हम अगला उदाहरण पर देखते हैं बच्चों, चतुर्भुज। चार हैं भुजाएं जिसकी यानी विष्णु, चार भुजाओं वाला, इसको हम ये भी कह सकते हैं विष्णु। तो यहाँ पर ना तो पहले पद की प्रधानता है बच्चों ना तो दूसरे पद की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है यहाँ पर? भगवान विष्णु की प्रधानता है।
चतुर्भुज किसको कहते हैं? भगवान विष्णु को कहते हैं। बच्चों, हमने जाना समास के बारे में। अब हम जानते हैं, बहुत बार बच्चों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि मैडम ये जो समास विग्रह है ये कर्मधारय समास है या बहुब्रीहि समास है। बच्चों, हम विग्रह पर ध्यान देंगे। जैसे अभी हमने जाना नीलकंठ, अगर हम इस समास का विग्रह इस प्रकार से करें, नीला है जो कंठ, तो ये हमारा कर्मधारय समास होगा। अगर हम इसका विग्रह इस प्रकार से करें, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो बच्चों ये बहुब्रीहि समास होगा। आपने जाना और समझा कि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में किस प्रकार से अंतर होता है। आगे देखिए बच्चों, द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर किस प्रकार से होगा। बच्चों, उदाहरण देखिए, चतुर्भुज, अगर हम ये इसका विग्रह करते हैं, चार भुजाओं का समूह या समाहार, तो ये बच्चों द्विगु समास होगा। पर हम इसका विग्रह इस प्रकार से करेंगे कि चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तो ये बच्चों बहुब्रीहि समास होगा। तो बच्चों, आपने यहाँ तक जाना और समझा। अब हम एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं। समास में बहुत बार बच्चे जो हैं गलती कर जाते हैं। क्या गलती करते हैं कि वो संधि को भी समास समझ लेते हैं। तो बच्चों, संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं और समास जो है दो पदों के मेल को कहते हैं। संधि दो वर्णों के मेल को कहते हैं और समास दो पदों के मेल को कहते हैं। संधि को तोड़कर लिखने को संधि विच्छेद कहते हैं। समास को तोड़कर लिखने को समास विग्रह कहते हैं। बच्चों, आपने जाना और समझा समास के पाठ के बारे में। धन्यवाद।